हेलो माई सेल्फ संबित एंड वेलकम टू माई क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का सेकेंड क्लास। ओके, और आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में मैं बताया था कि जो मैटर है उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये तीन टाइप का था। एक था सॉलिड, एक था लिक्विड और एक था गैस। ओके, आज हम क्या करेंगे, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेनी प्रॉपर्टीज। मतलब सॉलिड का प्रॉपर्टी, लिक्विड का प्रॉपर्टी, गैस का प्रॉपर्टी, कौन सा गैस में कैसा होता है, उन बेसिस में उनके बीच में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इन दिस कॉलम विल राइट द प्रॉपर्टी। और सॉलिड का एग्जांपल आप मान लेते हैं, कोई मैं यहाँ पर एक स्टोन लिया हूँ सॉलिड का एग्जांपल। ओके, लिक्विड सपोज वाटर एंड गैस एनी गैस यू कैन टेक। ओके, कोई भी गैस के साथ हम ये प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे तो मैं एक टेबुलर फॉर्म इसको लिख लेता हूँ। एंड सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम तीनों के बीच में कंपेयर करने जा रहे हैं वो है इंटर पार्टिकल स्पेस। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में लास्ट क्लास में बात किए थे कि इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है। एक मैटर में इंटर पार्टिकल स्पेस हमेशा रहता है, लेकिन वहाँ पर मैं बताया था कि ये वेरी करता है मैटर टू मैटर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है और गैस में कैसा होता है। तो सबसे पहले इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब ये होता है इट इज द स्पेस अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। दो पार्टिकल के बीच में जितना स्पेस होता है उसको कहा जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस। ओके, अगर हम सॉलिड के बारे में देखें तो सॉलिड में क्या होता है ना, पार्टिकल्स बहुत ही पास पास रहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स पूरा पास पास रहते हैं एक दूसरे से। जबकि अगर लिक्विड से हम इसको कंपेयर करें तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से थोड़ा स्पेस में रहते हैं। मतलब लिक्विड में ज़्यादा स्पेस होता है दो पार्टिकल के बीच में, जबकि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही पास पास रहते हैं। और गैस में अगर वही सेम चीज़ हम कंपेयर करें, सॉरी पीछे चला गया। ओके, अगर गैस में वही सेम चीज़ हम कंपेयर करें तो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, तो इनके बीच में स्पेस जो है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन सॉलिड द इंटर पार्टिकल स्पेस इज स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे कम होता है। जबकि लिक्विड में ज़्यादा होता है सॉलिड से, बट लेस देन गैस। And in gas the interparticle space is largest because in gas the particles are far away from each other. Okay, अब देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सो सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि दो पार्टिकल के बीच में कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनको ब्रेक करने के लिए उतना ज़्यादा हमको एनर्जी देना पड़ता है। लास्ट प्रीवियसली हम बात किए थे एक एक्टिविटी में जिसमें हम लिए थे आयरन नेल, वुड एंड चॉक, है ना। चलो देखते हैं सॉलिड में क्या होता है इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही पास पास रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। जबकि हम लिक्विड में देखें तो लिक्विड में ऐसा नहीं होता। ये वाला एक एक्टिविटी हम लास्ट क्लास किए थे, मैं बताया था कि आयरन नेल को अगर हम हमर से बीट करेंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा। इससे हमको ये पता चलता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल है वो बहुत ही टाइटली बॉन्डेड है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक देम। ओके, नाउ लिक्विड में जैसे मैं बता रहा था, लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा उनके बीच में स्पेस होता है, जैसे हम प्रीवियसली बात किए। तो स्पेस होता है मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन कम है। अगर स्पेस कम होता तो मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होता, तो उनके बीच में स्पेस कम होता क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से पास ही रहते। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टिकल जो है एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में है एज कम्पेयर टू द सॉलिड। ठीक है ना, तो इसीलिए लिक्विड में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। बट अगर हम गैस में देखें तो गैस में क्या होता है ना, पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा ज़्यादा स्पेस में रहते हैं, तो इनके बीच में इससे ये पता चल रहा है कि उनके बीच में अट्रैक्शन कम है। और इसीलिए जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं वो अब इजीली एक दूसरे से अलग होकर फ्लो होके जा सकते हैं। और गैस में तो आपको पता होगा कि जैसे गैस कहीं पे कंटेनर से रिलीज होता है वो सडनली एस्केप हो जाता है ड्यू टू द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस पार्टिकल्स। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जबकि लिक्विड में वीकर होता है सॉलिड से बट स्ट्रॉन्गर होता है गैस से। एंड इन केस ऑफ गैस द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट। इसका मतलब पार्टिकल्स जो है वो इजीली मतलब मूव कर सकते हैं अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में आता है आपका पैकिंग। पैकिंग का मतलब ये होता है पार्टिकल कितना, कैसे उनके बीच में कितना क्लोजनेस है। ओके, पैकिंग इट मीन्स दैट क्लोजनेस अमंग द पार्टिकल ऑफ द मैटर।
तो क्लोजनेस के बारे में अगर हम देखें तो सॉलिड में ज़्यादा क्लोजली है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो सॉलिड में बहुत ज़्यादा क्लोजली है। अगर हम सॉलिड कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल ये स्टोन के अंदर, इफ विल वांट टू पुट योर फिंगर इनटू द स्टोन, दैट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज here the sand particles, stone particles, these are tightly packed, so there is you have to apply more force to put your finger into it, which is not practically possible. ओके तो मतलब सॉलिड में पार्टिकल्स जो है बहुत ज़्यादा पैक्ड रहते हैं, इसलिए हम उसके अंदर कुछ भी चीज़ हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते इजीली, कुछ भी चीज़ इजीली हम इनके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं होता, यू कैन इजीली पुट योर फिंगर इनटू द लिक्विड, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो ये लिक्विड में पैकिंग जो होता है पार्टिकल का वो वीक होता है, इतना टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन पुट आवर फिंगर इजीली इनटू द लिक्विड। और गैस में पार्टिकल इतना टाइटली पैक्ड नहीं होता, जैसे कोई कंटेनर से गैस रिलीज करता है वो मतलब इमीडिएटली एस्केप हो जाता है। ओके सो यू कैन राइट इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एंड लिक्विड में क्या होगा ना, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, एंड गैस में सबसे ज़्यादा लूजली मीन्स वेरी लूजली पैक्ड। ओके तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका शेप। ओके तो सॉलिड का शेप फिक्स्ड है कि नहीं, लिक्विड का शेप आपको पता होगा ये फिक्स नहीं है। बताता हूँ कैसे। देखो सॉलिड है कि इसका शेप जो है फिक्स्ड होता है, बिकॉज उसका जो पार्टिकल है वो स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं, तो पार्टिकल इधर उधर डिस्प्लेस नहीं होता, तो इसका जो शेप है वो फिक्स्ड रहता है। बट लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होता और गैस में फिक्स शेप नहीं होता। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज एक मैंगो दैट इज देयर इन द प्लांट, ओके, और इसको अगर हम पिक करके लाके टेबल के ऊपर रखते हैं तो मैंगो का शेप जो था वही शेप रहता है, देयर इज नो चेंज इन द शेप। जब इसको हम धो के काटने के लिए प्लेट के ऊपर रखते हैं तभी भी मैंगो का शेप जो है उसी ही रहता है, बिकॉज इट इज सॉलिड। ठीक है, अब अगर हम बात करें लिक्विड का, तो लिक्विड में सपोज आई ब्रॉट ए पाउच ऑफ मिल्क एंड जब वो पाउच के अंदर है तो नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ दैट मिल्क, ऑब्वियसली इट टेक्स द शेप ऑफ द पाउच। जब इसको उबालने के लिए, बॉईल करने के लिए हम एक मतलब पैन में लेते हैं, तब ये नाउ इट इज टेक द शेप ऑफ द पैन। एंड जब बॉईल होने के बाद हम उसको पीने के लिए ग्लास में लेते हैं, देन इट टेक्स द शेप ऑफ द ग्लास। मतलब लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता, आप कहीं पर भी रखो उसका खुद का शेप, उसका आइडेंटिटी होता है, तो उसका शेप मेंटेन रहता है, फिक्स शेप रहता है, जबकि लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होता। ठीक है, अब गैस में तो पता है, गैस आप कहीं पे भी रखो उसका शेप लेगा, जैसे वहां से रिलीज हो जाएगा तो उसका शेप फिर से चेंज हो जाएगा। सो गैस का भी फिक्स शेप नहीं होता। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम जो है सॉलिड में जनरली फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, क्योंकि इनका शेप जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है ना, लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स्ड है। अब देखो जो शेप था लिक्विड में वो फिक्स नहीं था, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। कैसे मैं बताऊंगा आगे एग्जाम्पल में। और गैस में शेप भी फिक्स्ड नहीं था तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, मेनली इंपॉर्टेंट है लिक्विड का। लिक्विड में क्या है ना, आपका शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। एक एग्जांपल से देखते हैं सॉलिड से पहले। तो इतना तक तो मैं पहले एग्जांपल में बताया था कि मैंगो को आप कहीं पर भी रखो उसका शेप जो है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि सॉलिड है। जब मान लो मैंगो को मैं काट दिया, ठीक है, अब ये क्या हुआ ना, इसका शेप चेंज हो गया नो डाउट, बट इसका वॉल्यूम जितना था अभी भी उतना ही है। अब कोई भी कंटेनर में रखो उतना ही वॉल्यूम होगा, काट के रखने से उतना ही वॉल्यूम होगा, क्योंकि कोई भी मैंगो का पार्टिकल बाहर डिस्प्लेस नहीं हुआ। वट एवर द पार्टिकल दैट द मैंगो हैड, वो कट होने के बाद भी वही प्लेट में ही है। सो द टोटल वॉल्यूम फिक्स्ड। ठीक है, अब अगर हम लिक्विड की बात करें, मैं बताया था कि पाउच ऑफ मिल्क में खरीद के लाया, जब इसको मैं बॉईल करने के लिए डाला तो उसका शेप लिया, ग्लास में डाला तो उसका शेप लिया। बट सपोज आई हैड ब्रॉट 500 ml मिल्क। ओके, अब ये 500 ml मिल्क अगर हम बॉईल करने के लिए इसमें डालते हैं तो उसमें वही 500 ही होगा। ठीक है, जब हम इसको डायरेक्टली ग्लास में डालेंगे तो वही 500 ml ही होगा। तो मतलब यहाँ पर वॉल्यूम जो था लिक्विड का वो चेंज नहीं हुआ, नो डाउट इसका शेप चेंज हो रहा है, बट जो 500 ml अगर आप पाउच में था तो 500 था, जब बाउल में डालेंगे तो 500 होगा, जब ग्लास में डालेंगे तो 500 ही होगा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि बॉईल होने के बाद, क्योंकि कुछ तो इवेपोरेट होगा, बट अगर वही पाउच ऑफ मिल्क को अगर आप
बाउल में डालते हैं तो 500 ml, ग्लास में लेते हैं 500 ml, दैट्स व्हाई द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेन फिक्स्ड। बट गैस में ऐसा नहीं होता। जब आप कोई गैस को कैन के अंदर होता है, कोई भी उसका कंटेनर के अंदर, तो उसका वॉल्यूम लेगा। जब इसको आप और कहीं पे फिलअप कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आप बैलून के अंदर, तो इसका शेप भी चेंज हो गया। नाउ द शेप ऑफ द गैस इज द बैलून का जो शेप है उसका शेप ले लिया, वॉल्यूम भी अभी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। पहले उसको कंप्रेस करके रखा गया था। सो गैस का ना ही शेप फिक्स्ड होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लेकिन और सॉलिड का दोनों ही फिक्स्ड होता है। जो इम्पोर्टेंट है वो है लिक्विड में आपका शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रहता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी। अच्छा, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है एबिलिटी टू बी कंप्रेस्ड, मतलब इसमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस में से हम किसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, सॉलिड को तो हम पता है कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, तो इसको और ज़्यादा कंप्रेस करके और ज़्यादा क्लोजनेस हम नहीं कर सकते। सो इट इज़ इम्पॉसिबल ड्यू टू लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं होता पार्टिकल के बीच में। तो अगर हम कंप्रेस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, वो ऑलरेडी मिनिमम स्पेस में ही रहते हैं ना। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, ओके। अगर हम लिक्विड को देखें, अच्छा यहाँ पर एक एग्जांपल है, अगर हम सॉलिड को ऐसे प्रेस करें जो मैं बताया, तो ये कंप्रेसिबल नहीं होगा। अच्छा, लिक्विड में देखें तो लिक्विड भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब इसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो इंटरपार्टिकल स्पेस होता है मोर, जो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, लेकिन यहाँ पर इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि हम उसको प्रैक्टिकली फोर्स दे के और भी ज़्यादा क्लोज ले आए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो लिक्विड इज ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर हम बात करें गैस का, तो गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मान लो सपोज इतना जो आप देख रहे हो यहाँ पर वॉल्यूम में कितना 3-4 पार्टिकल है, 4-5 पार्टिकल है, ओके। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ऐसे कम हो जाएगा, द पार्टिकल कम क्लोजर, ओके। तो ये गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। और मान लो कोई भी गैस बैलून के अंदर वो है, तो बैलून को भी हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। सो गैस इज कंप्रेसेबल बट सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट कंप्रेसेबल, ठीक है। अब मान लो एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ स्पॉन्ज का, ठीक है। स्पॉन्ज को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो बताओ अभी स्पॉन्ज जो है वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा। डेफिनेशन के मतलब जो प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉलिड जो है वो कंप्रेसिबल नहीं है, इनकम्प्रेसिबल है। आपका लिक्विड जो है वो भी कंप्रेसिबल नहीं है। कंप्रेसिबल कौन है ना, ओनली गैस इज कंप्रेसिबल, ठीक है। अब स्पॉन्ज को हम कंप्रेस कर सकते हैं, प्रेशर दो तो कंप्रेस होगा। तो क्या स्पॉन्ज को हम गैस कहेंगे? ऐसा नहीं है। कोई भी सब्सटेंस का अगर एक या दो प्रॉपर्टी उसके सेटिस्फाई नहीं होता तो हम उसको नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ सॉलिड अभी गैस बन गया, सॉरी स्पॉन्ज जो है वो गैस बन गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो स्पॉन्ज को हम सॉलिड ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि स्पॉन्ज का उसका एक फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड साइज है, फिक्स्ड वॉल्यूम है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। जब रूम टेम्परेचर आप ज़्यादा करोगे कम करोगे दैट इज डिफरेंट थिंग, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर का। बट स्पॉन्ज का एक फिक्स्ड शेप होता है, स्पॉन्ज का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। हाँ, उसको जब हम कंप्रेस करते हैं उसका शेप चेंज होगा, नो डाउट, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि इसको हम सॉलिड ना कह के गैस कहेंगे। सो द स्पॉन्ज दो इट इज कंप्रेसिबल, इट इज सॉलिड बिकॉज इट इज फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका क्वेश्चन भी आता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो कि स्पॉन्ज सॉलिड है, कंप्रेसिबल हो भी सकता है, और सॉलिड इसलिए होगा क्योंकि फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम उसका होता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। अच्छा, इन तीनों में से कौन रिजिड है, मतलब कौन टाइट है, और कौन फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी किसका है, कौन फ्लो हो सकता है। तो जैसे ही आप कॉमन सेंस है कि सॉलिड जो है हाईली रिजिड होता है, कभी भी फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि इसका पार्टिकल जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं दैट सॉलिड्स आर हाईली रिजिड, डू नॉट पॉजेस फ्लूइडिटी, इनका फ्लूइडिटी नहीं होता, फ्लो नहीं हो सकते, एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉलिड जो है काफ़ी ज़्यादा उनका पार्टिकल मतलब अट्रैक्ट करके रखते हैं, तो इसलिए इजीली वो फ्लो नहीं होगा। अब अगर लिक्विड का बात करें तो लिक्विड का फ्लूइडिटी होता है, मतलब लिक्विड फ्लो होता है कहाँ से ना, फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप डाल दो तो फ्लो हो जाएगा, नहीं।
लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आप देखिए कोई भी वाटर फ्लो में इट्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हाई लेवल टू लो लेवल, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो लिक्विड हैज द फ्लूइडिटी नेचर एंड इट फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। लेकिन इसका जो फ्लूइडिटी हो गैस से कम है, मतलब गैस का भी फ्लूइडिटी है लेकिन गैस का फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गैस जो है वो एवरी डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। सो वी कैन राइट इट इज़ हाई फ्लूइडिटी एंड इट कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन। अगर मान लो आप स्प्रे करते हो कुछ और वहाँ से कुछ गैस निकलता है तो वो गैस एवरी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, फिर मतलब कोई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वो ऑल डायरेक्शन में जाता है। हाँ, यहाँ पर कहा जा सकता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है, बट फिर भी ये एवरी डायरेक्शन में फ्लो होता है, जबकि लिक्विड ओनली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में ही फ्लो होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी, वो है डेंसिटी। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं अभी से लिख देता हूँ बताने से पहले ही। द डेंसिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलता है क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझना कि डेंसिटी क्या होता है। पहले देखो, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस को कहा जाता है डेंसिटी। अगर इसको हम फॉर्मूला के हिसाब से लिखें तो ये होगा डेंसिटी इज द मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी को आप जनरली ऐसे कॉमन लैंग्वेज में हम ऐसे समझ सकते हैं कि कौन कितना क्लोज्ड है, मतलब किसमें पार्टिकल कितना ज़्यादा क्लोज्ड हो उसका डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा, ओके। तो ये होता है इट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम, और फॉर्मूला होता है इसका मास बाय वॉल्यूम। तो इसका जो यूनिट होता है, देखो मास का यूनिट होता है आपका केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट जो होता है। तो उस बेसिस पे इसका यूनिट होता है आपका केजी पर मीटर क्यूब, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लेकिन दोनों को सेम ही मतलब जब बोला जाता है केजी पर मीटर क्यूब ही बोला जाता है, ओके। अब हम देखते हैं कि एक सॉलिड का मतलब मान लो ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये जो आपका स्पेस है, मतलब जो इसका वॉल्यूम है, मान लो ये है आपको 1 मीटर क्यूब, तीनों में सेम है, सॉलिड लिक्विड गैस में, ओके। और इसके अंदर जो पार्टिकल है, मान लो हर एक पार्टिकल का जो मास है वो 1 kg है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक पार्टिकल का मास तो कभी 1 kg नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो ये सपोज मान लेते हैं कि एक पार्टिकल का जो मास है 1 kg है। अब यहाँ पर इन केस ऑफ सॉलिड अगर हम डेंसिटी निकालना चाहें तो यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम, मतलब पहले टोटल मास हमको कैलकुलेट करना होगा, देन टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो टोटल मास कितना होगा, एक पार्टिकल का मास है 1 kg, तो मान लो यहाँ पर 28 पार्टिकल्स है, तो 28 kg होगा, और वॉल्यूम है आपका 1 मीटर क्यूब। तो 28 kg बाई 1 मीटर क्यूब, इट विल गिव्स यू 28 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब मान लो वही चीज सेम डेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे लिक्विड के केस में। अब यहाँ पर देखो सेम वॉल्यूम में कितना पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स है। तो ये रहता मास भी 8 kg, वॉल्यूम तो मैं बोला तो 1 मीटर क्यूब सपोज ले लेते हैं। तो यहाँ पर डेंसिटी हो जाएगा आपका 8 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम गैस में देखें तो मान लो यहाँ पर जैसे 4 पार्टिकल है तो 4 kg हो गया इसका मास, 4 kg, एंड आपका वॉल्यूम था 1 मीटर क्यूब, सो ये टोटल हो गया 4 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से जो मैथमेटिकली जो हमें बताया, यहाँ से क्लियर हो सकते हैं कि सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉलिड में कम स्पेस में ज़्यादा पार्टिकल रहते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका क्लोजनेस ज़्यादा है, सो इसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। सो आई कैन राइट सॉलिड है हाई डेंसिटी ड्यू टू लो इंटर पार्टिकल स्पेस। स्पेस कम होता है पार्टिकल बीच में, तो ये बहुत ही क्लोजली रहते हैं, तो इसलिए डेंसिटी होगा हाई। अब अगर लिक्विड का बात करें तो लिक्विड में डेंसिटी होगा लेस देन द सॉलिड बट मोर देन द गैस, और गैस में डेंसिटी जो है सबसे कम होता है, ओके। तो गैस का डेंसिटी सबसे लो, लिक्विड का एवरेज होगा, मॉडरेट होगा, और सॉलिड का डेंसिटी सबसे हाई होगा। अब इस डेंसिटी का रिलेटेड हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं कि आप ये देखे होंगे कि अगर कोई कॉइन या फिर मेटल पीस या फिर स्टोन अगर आप पानी में डालते हैं तो वो नीचे चला जाता है ना। और अगर ऑयल आप पानी में डालते हैं तो ऊपर फ्लोट होता है, मीन्स ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर एंड स्टोन एंड कॉइन्स दे सिंक इन वाटर। तो ऐसा क्यों होता है, एक चीज़ पानी में सिंक हो गया दूसरा चीज़ ऊपर फ्लोट होता है, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन आता है डेंसिटी से। याद देखना, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, मतलब दो सब्सटेंस के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कॉइन और वाटर के बीच में, वाटर का डेंसिटी और कॉइन का डेंसिटी के बीच में कॉइन का डेंसिटी ज़्यादा है,
तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो नीचे आ जाता है, वो सिंक होगा, और जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर कॉइन का डेंसिटी ज़्यादा है तो इसलिए वो नीचे आ गया, और वाटर का डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू द कॉइन एंड वाटर। जबकि ये एग्जाम्पल में यहाँ पर सेकंड में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऑयल का डेंसिटी होता है कम और वाटर का डेंसिटी होता है ज़्यादा। दैट्स व्हाई ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, वो नीचे नहीं आ पाएगा। जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वही नीचे आएगा, ठीक है ना, और जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा। अगर कॉइन का डेंसिटी कम होता तो ऊपर से फ्लोट होता। ओके, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि द डेंसिटी ऑफ द कॉइन इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट सिंक इन वाटर। अगर क्वेश्चन आता है व्हाई कॉइन सिंक इन वाटर, व्हाई स्टोन सिंक इन वाटर, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा था व्हाई ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, देन द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, ये कम होता है इसलिए फ्लोट होगा। अब यहाँ पर और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वुडन पीस है, ठीक है, और नीचे देखो कॉइन जो है वो सिंक है, लेकिन वुडन पीस जो है वो फ्लोट हो रहा है ना। और यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूँ अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, ये जो सेकेंड इमेज में हियर द आइस आर दियर, और आइस जो है वो फ्लोट होता है पानी के ऊपर, ठीक है। अगर मैं जैसे पहले बताया कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो सिंक होगा, और हम सबसे पहले क्या पढ़े कि सॉलिड का डेंसिटी जो होता है वो जनरली हाई डेंसिटी होता है और लिक्विड का लोअर डेंसिटी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सॉलिड जनरली हाई डेंसिटी होता है वो हमेशा सही नहीं होता, देयर इज सम सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेप्शन। जैसे ये एग्जांपल में है, यहाँ पर वुड जो होता है उसका डेंसिटी वाटर से कम होता है, दैट्स व्हाई द वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। सेम चीज होता है आपका आइस के केस में, आइस इज ऑल्सो लेस डेंसर देन वाटर। ओके, तो ये दोनों का डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से कौन फ्लोट होगा कौन सिंक होगा ये डिपेंड नहीं करता कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, ये डिपेंड करता है उसका डेंसिटी के ऊपर। और हाँ, सॉलिड का डेंसिटी ऐसा फिक्स नहीं कि हमेशा सॉलिड का डेंसिटी ही ज़्यादा होगा, कुछ कुछ एक्सेप्शन आता है, जैसे मैं यहाँ पर बताया कि वुड का डेंसिटी आपका कम होता है एंड आइस का डेंसिटी कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द आइस being it is solid the density is less, that's why it floats on water। क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी का रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ice though it is a solid, it's the density of the ice is less than water, so it floats on water, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या होता है आइस में, मतलब वाटर जब था उसका डेंसिटी ज़्यादा था, जबकि आइस बन गया तो इसका डेंसिटी कम क्यों हो गया। ओके, व्हाई द डेंसिटी ऑफ आइस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। अरे यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया, व्हाई द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस, लेट मी करेक्ट समथिंग, ये होगा आपका लेस। ओके, अच्छा, व्हाई द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो ऐसा क्या होता है जब वाटर जब था उसका डेंसिटी ज़्यादा था और जैसे आइस बन गया तो उसका डेंसिटी कम हो गया। चलो देखते हैं कि एग्जाम्पल्स, मतलब एक इमेज डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे मैं समझाता हूँ। आई थिंक डायग्राम आपको क्लियर नहीं होगा तो चलो इसका बैकग्राउंड दे देते हैं। अच्छा, नाउ सी हियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा समझने वाला कंसेप्ट है, अच्छे से सुनो। देखो, जब लिक्विड होता है ना, वाटर जब लिक्विड स्टेट में होता है तो जो H2O मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है परमानेंट नहीं होता, बनता है टूटता है, बनता है फिर टूट जाता है, मतलब ये टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है किसके बीच में ना, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। हियर यू कैन सी, मगर अगर मैं इतना स्पेस के अंदर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि उनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटता है फिर से बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्स्टेंटली ऐसे बन के नहीं रहता। ओके, तो इसलिए कम जगह पे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं तो इनका डेंसिटी ज़्यादा रहता है। लेकिन जब मतलब ये आइस बनता है, मतलब व्हेन वाटर गेट कन्वर्टेड टू आइस, तो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है आइस, है ना। और देखो आइस जो होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का होता है, जैसे आइस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग परमानेंट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। देखो, लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग परमानेंट नहीं होता, वो बनता है टूटता है, बनता है टूटता है, ये कंटिन्यू चलता है। लेकिन जैसे ही आपका आइस बनता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आइस बना है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये फिक्स हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब फिक्स हो जाता है तो एक हेक्सागोनल पैटर्न बना लेता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज ए हेक्सागोनल पैटर्न। ओके, और ये हेक्सागोनल पैटर्न की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो था वो अभी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, मतलब दे यूज्ड टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो उतना ही स्पेस में आप देख सकते हो, इतना स्पेस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अभी डिक्रीज हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि लिक्विड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बट इट इज नॉट परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्ड।
ओके ये बनता है फिर टूट जाता है। दैट्स वाई इन स्मॉल स्पेस अगर हम यूनिट वॉल्यूम लें तो उसमें वो लिक्विड का केस में ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा आपको उतना ही जगह पे, जबकि आइस में कम मिलेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, इन आइस द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज मेंटेन बाय द परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन होता है। द हेक्सागोनल ओरिएंटेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, ना वाटर मॉलिक्यूल का। ओके द हेक्सागोनल ओरिएंटेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड पुश द वाटर मॉलिक्यूल्स अपवर्ड रिजल्टिंग द इंक्रीज इन वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम बढ़ गया अभी, ठीक है। सो ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम द डेंसिटी विल डिक्रीज। अरे यहाँ पर कितना गलत हो गया है इसमें, चलो ये फिर से मैं करेक्ट कर लेता हूँ। द डेंसिटी विल डिक्रीज। ओके इसका आपको काट के लिखना होगा डिक्रीज, ठीक है। अच्छा तो मतलब जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है देन आइस का जो डेंसिटी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, आप यहाँ पर देख सकते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था ना, मास बाय वॉल्यूम था, ठीक है। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा फ्रैक्शन का वैल्यू उतना कम हो जाता है। सिंपल मैथमेटिक्स आपको पता होगा। देन तो ये था उसका आंसर। ओके काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है ये, मतलब कभी बहुत बार ये क्वेश्चन आता है व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो आप अगर कम मार्क का क्वेश्चन है 1 मार्क का है तो आप इतना लिख सकते हैं कि द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर क्वेश्चन आता है व्हाई दिस हैपेंस तो आपको ये डिटेल कॉन्सेप्ट लिखना होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है पार्टिकल मोशन। अच्छा तो मतलब कौन सा सॉलिड, लिक्विड और गैस में से किसका पार्टिकल कैसा मूव होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो सॉलिड का जो पार्टिकल है कभी मूव नहीं होते, है ना। ये जैसे ही है, अगर मान लो आज मैं यहाँ पर रखा हूँ कुछ सॉलिड चीज़, आज के बाद या फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो उतना ही कंटेंट होगा, ऐसा नहीं कि वो कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल जो है कभी मूव नहीं होते, इनके सब सॉलिड। क्यों, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए। लेकिन अच्छा उनका अगर मैं मूवमेंट बताऊँ कि क्या वो बिल्कुल भी मूव नहीं होते, देखो यहाँ पर लिखा हुआ पार्टिकल्स डू नॉट मूव एक्चुअली बट दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब वो अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट होता है। यहाँ पर देखो मैं एक पार्टिकल को मैं येलो अलग सा कलर दिया हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी होगा। अगर इसका मूवमेंट में बताऊँ तो ये आगे पीछे अपनी मीन पोजीशन से ऐसे आगे पीछे मूव होता है, ठीक है, मतलब वाइब्रेट होता है। ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ, एक्चुअली इतना ज़्यादा भी डिस्प्लेस नहीं होता है एक पार्टिकल इन ए सॉलिड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वाइब्रेट होता है अबाउट द मीन पोजीशन, और ये ऐसा नहीं कि पूरा वो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है उससे निकल के कहीं अलग चले जाएंगे जैसे गैस में होता है। ओके ऐसा यहाँ पर नहीं होता, जस्ट वो वाइब्रेट होते हैं फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। लेकिन लिक्विड में अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मोशन होता है पार्टिकल का। आप देख सकते हो वाटर जो होता है फ्लो होके आ जाता है तो पार्टिकल मूव करते हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन हाँ लिमिटेशन है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में मूव होंगे, लेकिन मूव होता है। लेकिन सॉलिड वो भी नहीं होता। अब अगर गैस में देखें तो गैस का बहुत ज़्यादा, दे हैव द हाईएस्ट फ्रीडम ऑफ मोशन। हियर द पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट फ्रीडम ऑफ मोशन क्योंकि उनका पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। ओके तो जो भी कंटेनर था वहाँ से वो निकल कर आराम से बाहर आ जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, एनी डायरेक्शन में जाते हैं। ओके जैसे आप कुछ स्प्रे करो, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी आप स्प्रे करो तो वो हर एक डायरेक्शन में वो स्प्रेड हो जाता है। सो इन गैस द पार्टिकल मोशन इज मैक्सिमम, आराम से मूव होते हैं। लेकिन सॉलिड में ये पार्टिकल मोशन नहीं होता, जस्ट वो वाइब्रेट होते हैं। ओके तो ये जो पार्टिकल मोशन ये वाला प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे के प्रॉपर्टी समझने में। तो ये थोड़ा आप अच्छे से ध्यान रख लो, अच्छे से समझ लो कि पार्टिकल का जो मोशन है सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता, लिक्विड में थोड़ा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे आपका यूज में आने वाला है दूसरा प्रॉपर्टी को समझने में। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है आपका काइनेटिक एनर्जी। आई थिंक न्यू होगा किसके लिए, तो मैं थोड़ा पहले बता दूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। सो काइनेटिक एनर्जी इट इज द एनर्जी व्हिच इज पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। समझा देता हूँ थोड़ा, देखो कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो आप लोग कहीं पे रन करते हो मतलब भागते हो तो आपको एनर्जी चाहिए। एंड आपका जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी होगा आप उतना दूर तक आप भाग सकते हैं, ठीक है। आप कुछ ऐसे ही समझ लीजिए पार्टिकल जो होता है वो जिसके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा वो उतना ज़्यादा मूव कर सकता है।
ओके, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन और मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जिसके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा वो उतना ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है। और अभी हम बताएं कि मूवमेंट के बेसिस पे सॉलिड का पार्टिकल बिल्कुल ही मूव नहीं करते, तो मतलब सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा। सो आई कैन राइट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी सिंस द पार्टिकल डू नॉट मूव, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल बिल्कुल ही नहीं मूव कर रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी उसमें बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट समझ लो कि बिल्कुल ही नहीं है, ओके। और लिक्विड में बताया था पार्टिकल थोड़ा बहुत मूव करते हैं, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड। लेकिन गैस से काइनेटिक एनर्जी लिक्विड पार्टिकल का कम होगा, जबकि हम ये लिख सकते हैं दैट हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मोशन इन केस ऑफ गैस पार्टिकल्स, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी आपको याद रखना है दैट इट इज द एनर्जी व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। जिसका पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये डिपेंड होता है टेम्परेचर के ऊपर। हाँ, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हम इंक्रीज कर देंगे तो पार्टिकल जितना स्पीड में मूव हो रहा था उससे ज़्यादा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, मान लो यहाँ पर 2 ग्लास है और 2 ग्लास में वाटर है, एक में है आपका हॉट वाटर, ठीक है, और एक में आपका कोल्ड वाटर। अब दोनों में हम सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड इंक जो होता है ब्लू इंक वो में डाल दिया, तो अभी क्या होगा, जो कोल्ड वाटर है वहाँ पर जो इंक पार्टिकल इतना इजीली और इतना फास्ट स्प्रेड नहीं हो जाएगा इनटू द वाटर पार्टिकल। मतलब वाटर के अंदर जो इंक पार्टिकल है उतना फास्ट मूव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो हॉट वाटर के अंदर इंक पार्टिकल से बहुत फास्ट मूव होता है, वो बहुत जल्दी उसके अंदर वो घुल मिल जाता है, ओके। तो जैसे ही आप टेम्परेचर राइज कर देंगे तो पार्टिकल का जो मूवमेंट था वो इंक्रीज हो गया, तो पार्टिकल बहुत जल्दी मूव करके वो वाटर पार्टिकल के साथ मिक्स हो गया। लेकिन कोल्ड वाटर में इतना जल्दी नहीं होता। सो यू कैन राइट द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर आप इंक्रीज करो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर अगर कम होगा तो पार्टिकल का मूवमेंट भी कम होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है आपका डिफ्यूजन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और लास्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड लिक्विड गैस का कंपैरिजन का। तो डिफ्यूजन में थोड़ा आपको डेफिनेशन पहले बता दूं, थोड़ा समझा दूं, देन हम कंपेयर करेंगे तीनों में। तो डिफ्यूजन ये है इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स इन देयर ओन, मतलब बाय देयर ओन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये तो समझाता हूँ थोड़ा सा। ये वाला एग्जाम्पल हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर आप घर का एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे करते हैं और एंड यू आर स्टैंडिंग इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम, तो आपको परफ्यूम का जो स्मेल है वो पहुंच जाता है। क्योंकि ये परफ्यूम का स्मेल, हाँ, ऐसा नहीं कि आप जाके परफ्यूम का स्मेल को लेके आते हैं परफ्यूम का पार्टिकल को, नहीं, वो ऑटोमेटिकली बाय देयर ओन आते हैं, ओके। मीन्स अगर ये मान लो कुछ परफ्यूम का पार्टिकल है तो ये हर डायरेक्शन में मूव होता है, हर डायरेक्शन में चला जाता है। तो अभी नाउ यू कैन आस्क मी सर यहाँ पर इंटरमिक्सिंग क्या हुआ? अब तो एक ही पार्टिकल वो तो मूव हुआ, देखो इंटरमिक्सिंग हुआ परफ्यूम का पार्टिकल्स एयर पार्टिकल के साथ, मतलब एनवायरनमेंट में एयर है और एयर का पार्टिकल है, तो ये जो गैस पार्टिकल था मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो भी होता है पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर, तो उसका पार्टिकल के साथ परफ्यूम का पार्टिकल का इंटरमिक्सिंग हो गया, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और हाँ, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए, ओके। सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इन देयर ओन और बाय देयर ओन, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। तो यहाँ पर अपनी आप हुआ, जैसे हम स्प्रे कर दिए, अपनी आप जो परफ्यूम का पार्टिकल था वो एयर पार्टिकल के साथ मिल गया, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ओके। अच्छा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब जिस रेट में, जिस रफ्तार में डिफ्यूजन हुआ और सबसे ज़्यादा होता है किसमें, न गैस में। क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल बहुत इजीली मूव कर पाते हैं, है ना। तो जिसका पार्टिकल जितना फास्ट मूव हो पाएगा वो उतना ही फास्ट डिफ्यूज हो पाएगा। सो आई कैन राइट हियर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन केस ऑफ गैस इज मैक्सिमम सिंस द पार्टिकल आर फ्री टू मूव, ओके। अगर हम बात करें लिक्विड में, सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी स्लोअर। क्यों? क्योंकि लिक्विड का पार्टिकल का मूवमेंट जो है इतना फास्टर नहीं होता, इससे काइनेटिक एनर्जी कम होता है। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में बिल्कुल भी दो सॉलिड पार्टिकल का डिफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि उसका पार्टिकल टाइटली बॉन्डेड होते हैं, वो बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाते। अगर मूव नहीं कर पाए तो अपने आप कैसे दूसरे के साथ मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इट हैपेंस ओनली इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैस। सो डिफ्यूजन जो होता है ये आपका लिक्विड में होता है ओनली एंड गैस में होता है, सॉलिड में ये
नहीं होता। अब मैं जैसे बताया कि डिफ्यूजन वहाँ पर ज़्यादा होगा जहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा मूव कर पाएंगे, है ना। और पार्टिकल कब ज़्यादा मूव करेंगे, जब उनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। बात को समझो थोड़ा अच्छे से। डिफ्यूजन वहाँ पर फास्टर होगा जहाँ पर पार्टिकल फास्टर मूव करेंगे। पार्टिकल फास्टर कब मूव करेंगे, जब उनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी देखो इंक्रीज हुआ तो पार्टिकल का मूवमेंट ज़्यादा होगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। और इससे पहले हम पढ़ के आए कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब अभी ये दोनों देखो रिलेट हो गया। कौन ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर अभी रिलेट हो गया किसके साथ, ना डिफ्यूजन के साथ। अब इसको मैं और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो इसको मैं लाइन खींच दिया क्योंकि जो एग्जांपल मैं लिक्विड का लेने वाला हूँ, सॉलिड तो यहाँ पर बंद हो गया। देखो जो पहले मैं एग्जांपल बताया था हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में इंक का जो मिक्सिंग हो रहा था, वो हॉट वाटर में फास्टर हो रहा था, है ना। क्योंकि जैसे यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया, मतलब वो पार्टिकल बहुत फास्ट मूव करने लगे। वही तो होता है डिफ्यूजन। ये ऑटोमेटिक मतलब जो डिफ्यूजन रेट था वो हॉट वाटर में जल्दी हुआ, मतलब पार्टिकल ऑफ द इंक गेट मिक्स्ड विद द वाटर पार्टिकल मच फास्टर इन हॉट वाटर एज कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर। सो ये एक्टिविटीज हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ, ठीक है। अच्छा, और एक रिलेशन है रेट ऑफ डिफ्यूजन का डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस के साथ, और ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हम डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे ना तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, इसको साइड कर लेते हैं। अच्छा देखो, जब हम वाटर में हनी डालते हैं, सो यानी पोर हनी टू वाटर। अब ये दोनों इंक और हनी में से हनी जो होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, मतलब ज़्यादा थिक होता है, ओके। और इंक इतना थिक नहीं होता है, तो इंक का डेंसिटी कम होता है। अब दोनों के बीच में अगर हम डिफ्यूजन का कंपेयर करें तो देखो इंक जो है वो स्प्रेड हो गया वाटर में इजीली, जबकि जो हनी होता है वो नीचे आके ऐसे सेटल हो गया है। वो वाटर में मिक्स होने के लिए आपको स्टेयर करना होगा, ठीक है। तो डेंसिटी जितना इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना स्लो हो जाएगा, मतलब इतना फास्ट वो उसका जो पार्टिकल है हनी का पार्टिकल इतना फास्टली इतना इजीली वाटर पार्टिकल के बीच में मिक्सअप नहीं हो जाता जितना फास्ट की इंक होता है। तो इंक का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ द हनी। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का आपको रिलेशन याद रखना होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, it is again directly proportional to temperature and it is inversely proportional to density। क्योंकि